अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैफ 3 का लेक्चर 45 CMA का स्टार्ट कर दिया जी हमने। और फिज़िकल क्लासेस जैसे आपको पता है ये जुम्मा और हफ्ता ये अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट सेशन के आपको लेक्चर्स जो हैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग से लेक्चर बनाकर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो बात जब स्टार्ट होगी तो आपकी ये थोड़ी सी रिवीजन ऐसे ही मैं करवाऊँगा, सारी रिवीजन कराते हुए हल्की सी ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए थे, इन प्रिंसिपल्स में आपको नज़र आएगा यहाँ पर इसकी बात पूरी लिखी हुई होगी। तो मैं ज़रा इसकी बात पूरी कर देता हूँ कि जैसे नॉन करंट एसेट्स में हमने कहा था कि अगर आप न्यू ख़रीदें तो उसकी लाइफ गिवन हो तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर फॉल इन मार्केट वैल्यू हो तो फॉल इन मार्केट वैल्यू यानी चेंज इन मार्केट वैल्यू हो तो फॉल इन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर आपने किराए पे लिया है तो उसका किराया रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग एसेट है तो उसके लिए फिर आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हों, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा जी हम अपने एग्जिस्टिंग एसेट को अगर यूज़ कर लें इस कॉन्ट्रैक्ट पर, तो जो हमें कबाड़िए को बेचकर पैसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, तो स्क्रैप वैल्यू फोरगोन विल बी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दो ऑप्शन दे देता है, वो कहता है कि स्क्रैप के तौर पे वो बेच दो या किराए पर दिया हुआ था तो रेंटल फोरगोन, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है जी फॉल इन मार्केट वैल्यू, इसका भी हो सकता है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग एसेट के बारे में बता दे। अब अगर तो कोई एक चीज़ बताई हुई है, जैसे कि वो कहे कि जी हम एग्जिस्टिंग एसेट को अगर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करते हैं तो हम कबाड़िए को बेच सकते थे, अब वो नहीं बेच सकेंगे तो स्क्रैप वैल्यू फोरगोन रेलेवेंट कॉस्ट। वो कह देता है कि जी रेंट पे दिया हुआ है या दे सकते हैं, अगर इधर इस्तेमाल करेंगे तो रेंट पे नहीं दे सकेंगे तो रेंट फोरगोन रेलेवेंट कॉस्ट एग्जिस्टिंग एसेट की। और अगर वो कहता है तीसरा दे देता है कि जी इस वक्त उसकी वैल्यू लेट से ₹1,00,000 है, इस पे यूज़ कर लेंगे तो 70,000 रह जाएगी, तो 30,000 का जो फॉल इन मार्केट वैल्यू है वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी एग्जिस्टिंग एसेट की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस दे देता है, यानी वो ये कह देता है कि एग्जिस्टिंग एसेट पड़ा है जिसको हम बेच सकते हैं, और बेच के लेट से हमें मिलने हैं ₹1,00,000, हम उसको किराए पे दे सकते हैं, लेट से किराए पर देने से उसको मिलेंगे हमें जो है वो ₹80,000। तो दो में से बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट हायर आपने मतलब फोरगो करना है ना, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू फोरगो हो गई, अब कहते हैं जी स्क्रैप वैल्यू फोरगो हो गई या रेंटल फोरगो हो गया या फॉल इन मार्केट वैल्यू फोरगो हो जाएगी। ये तीनों अगर ये एक दे फिर तो आसानी है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर ये तीनों यानी एक से ज़्यादा दे दे तो इनमें से आपने हायर को सिलेक्ट कर लेना है, और वो हायर क्या बन जाएगा, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। वो क्या बन जाएगा, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि वो ये ऑप्शन भी दे देता है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा उस लेक्चर के अंदर जो आपको सवाल से ही समझ आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि रेलेवेंट कॉस्ट एग्जिस्टिंग एसेट अगर हो तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है ये तीनों में से कोई भी अगर दिया हो तो वो फोरगो कर देना, वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन जो सवाल लेक्चर के अंदर आप करेंगे उसके अंदर सिचुएशन ये आएगी कि इस एसिड को रिप्लेस करने की भी एक वैल्यू होगी, तो फिर दोनों में से लोअर का रूल बनाएंगे, वो उसी लेक्चर के अंदर आप समझेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया है। प्लीज़ टाइम पे आया करें। मुझे पता है कि 10 बजे क्लास का टाइम कम्युनिकेटेड है, लेकिन हमने 9:55 रखा हुआ है, 9:55 पे आ जाया करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात यहाँ से शुरू की थी कि ये चैप्टर 15 जो है इसमें से आपको 3 तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके फॉर्मेट को तो हमने देख लिया था। मसला कहाँ पे आया हुआ है, मसला खामोश हो जाए आप। मसला यहाँ पे आया हुआ है कि अगर हमने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करनी है, या हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन करनी है, या मिनिमम बिड प्राइस डिटरमिन करनी है, तो सारी लड़ाई कहाँ पे चल रही है, रेलेवेंट कॉस्ट्स क्या हैं। रेलेवेंट इनकम तो सिंपल होता है, इतना मसला उसमें होता नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट इवैल्यूएशन करनी है तो रेलेवेंट कॉस्ट चाहिए, उसको रेलेवेंट रेवेन्यू में से माइनस करके देखते हैं कि एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर हमने बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन करनी है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यही रेलेवेंट कॉस्ट्स हैं जिनमें प्रॉफिट को ऐड करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालने। और अगर मिनिमम बिड प्राइस कोट करनी है तब भी यही रेलेवेंट कॉस्ट्स हैं जो कि हमारी मिनिमम बिड प्राइस है। तो लड़ाई कहाँ पे चल रही है, रेलेवेंट कॉस्ट पर। तो हमने फिर बात ये की थी
कि पहले कि रेलेवेंट कॉस्ट होती क्या है, उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन को सीखना शुरू किया था और हमने रूल्स इन 2 के पढ़ लिए थे। अभी तो रूल्स पढ़े हैं, हल्की आंच पे थोड़ी सी प्रैक्टिस शायद आज हो, उसके बाद फिर बाकी रूल्स भी पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और जब ये सब सीख लेंगे तो पास पेपर्स पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। रेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? फिर दूसरी बात हमने कही थी, रेलेवेंट कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जो फ्यूचर का है, कैश में पे होगा और रिजल्ट ऑफ डिसीजन है, डिसीजन की वजह से है। यार टाइम पे आया करो ना, और दूसरे भी ज़रा कोई बात नहीं, इकराम वाला मामला कर दिया करो, अल्लाह इस पे अजर देंगे, अल्लाह आपको पास करेंगे, आप किसी के लिए जगह छोड़ेंगे। फ्यूचर एक्सपेंस हो, कैश में पेमेंट हो और रिजल्ट ऑफ डिसीजन हो, तो इसको ये जनरल रूल है, डेफिनेशन कह लें इसकी रेलेवेंट कॉस्ट की। ठीक है, बातें नहीं करें हाइब्रिड में भी। तो फिर हमने कुछ ये डेफिनेशंस देखी थी कि रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स क्या हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई के अपने किताब में लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट जो डिसीजन की वजह से आई है, ये रेलेवेंट कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो बच जाएगी डिसीजन की वजह से, वो सेविंग इन कॉस्ट है, यानी उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग कह सकते हैं, इनकम तो ना कहें अगर आप कॉस्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है, लाइक इनकम। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट बढ़ना या कम होना, डिसीजन की वजह से कॉस्ट का बढ़ना या कम होना। अगर डिसीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट, और अगर डिसीजन की वजह से कोई कॉस्ट कम हो जाती है तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है, तो वो तो कॉस्ट सेविंग है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने फ्यूचर का कैश बेनिफिट फोरगो करना है ड्यू टू डिसीजन, वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। एग्जांपल्स हमने देखी थी, कंट्रीब्यूशन लॉस कर जाएं, रेंटल इनकम फोरगो करें या स्क्रैप वैल्यू फोरगो करें। फिर कुछ इररेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स थी, हमने कहा था वो कॉस्ट जो पास में ऑलरेडी इनकर हो चुकी हैं, पे हो चुकी हैं, संक कॉस्ट, ये हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, इररेलेवेंट कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट, पास्ट में कमिट कर चुके हैं, फ्यूचर में डिसीजन की वजह से इसने चेंज नहीं होना, फ्यूचर में तो बस हमने अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसको हमने किया हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम पे कर भी रहे हैं, तो ये कमिट ऑलरेडी कर चुके थे, ये डिसीजन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी कमिटेड पास्ट में है बट इट विल बी ऑनर्ड इन फ्यूचर बाय पेमेंट, तो ये भी क्या है हमारे लिए इररेलेवेंट। फिर नोशनल कॉस्ट कुछ होती हैं, ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, प्रोविजंस, रीवैल्यूएशंस, अब्जॉर्ब्ड फिक्स एफओएच, ये सब के सब भी क्या हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद अनअवॉइडेबल कॉस्ट, आप जो मर्जी कर लें, डिसीजन लें या ना लें, एक कॉस्ट ऐसी है जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो वो फिर आपके डिसीजन की वजह से तो रेलेवेंट ना रही, इंक्रीमेंटल नहीं है, अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए इररेलेवेंट। फिर ये दो बातें हो गई, पहली बात किस तरह के सवाल आते हैं, दूसरी बात कि रेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं, उसकी टाइप्स रेलेवेंट की भी और इररेलेवेंट की भी देखी हमने। ठीक है, फिर हम चले गए हैं अब इस तरफ कि जो रेलेवेंट कॉस्ट लगे हुए हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट आनी है डिसीजन मेकिंग के अंदर यहाँ पे हमारे इसमें, तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो फिर हमने 1 बाय 1 करना शुरू किया था। सबसे पहले ओवरहेड्स की कैलकुलेशन सीखी थी और नॉन करंट एसेट्स की, इसको ज़रा रिवाइज करते हैं और 2-3 सवाल थे वो होमवर्क वाले करके फिर आज द वेरी इंपॉर्टेंट वन मटेरियल शुरू करते हैं। अल्लाह करे ख़त्म भी हो जाए, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, डिस्कशन करके आपके साथ मैं छोड़ दूंगा, आपके ऊपर सवाल फिर 5-6-7 जो आएंगे, 10 जितने भी होंगे, ठीक है, वो देखेंगे ना जिसमें सिर्फ मटेरियल हो। कुछ सवाल ऐसे भी हैं पहले 24 में ही जिनमें मटेरियल भी है और लेबर भी है, तो वो फिर फिलहाल आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो चलें, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में हमने सबसे ओवरहेड्स ओवरहेड्स की अकाउंटिंग इसकी कैलकुलेशन सीखी थी, सबसे आसान है। ओवरहेड्स 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। इधर नहीं देखना, आपने अपने दिमाग में रिवाइज करना है इसको। वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा इररेलेवेंट होते हैं। ओके, सॉरी, मुझे बस याद कराते रहना आपने, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं नौजवान हैं, ताज़ा जहन वाले, चीज़ें याद, मैं बूढ़ा आदमी भूल जाता हूँ, है जी, तो याद कराते रहना मुझे। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज ये इंक्रीमेंटल है। वेरिएबल ओवरहेड्स, आप 1 यूनिट बनाओगे इतने रुपए की वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट लगेगी, 2 बनाओगे तो ज़्यादा, 3 नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज ये क्या है, इंक्रीमेंटल। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों की बात हो रही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर तो एग्जिस्टिंग हैं तो ये तो हमारे डिसीजन की वजह से चेंज ही नहीं होने,
किराए पर हमने कमरा लिया हुआ है, वो खाली रखें या वो उसमें काम भी कर रहे हो, तो इससे कता नज़र वो कॉस्ट तो पड़ रही है। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, इररेलेवेंट। इसके डिफरेंट नेम्स भी हमने कहते हैं, ये एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शन्ड, अप्लाइड के नाम से भी देते तो परेशान ना होना, ये एग्जिस्टिंग की निशानी है, ठीक है। इसको जनरल ओवरहेड्स भी कहते हैं। नाम इसलिए लिख दिया कि कभी इस नाम से धोखा ना खा जाना। वो लफ्ज़ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स लाजमी नहीं है कि कहेगा, वो इनमें से किसी एक नाम से भी कह सकता है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एफओएच हो, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स हो, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स हो तो ये इररेलेवेंट। और अगर एडिशनल हो यानी डिसीजन की वजह से कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ रही है तो डिसीजन मेकिंग में ये रेलेवेंट हो जाएगी। कल मिसालें भी दी थी आपको, ठीक है, कि अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें इस कमरे के साथ 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 वाला कमरा भी चाहिए, तो उसको किराए पर लेने के लिए वो एक फिक्स कॉस्ट है, मंथली रेंटल फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। डिसीजन ना ले तो ये नहीं पड़ती, डिसीजन ले तो ये पड़ रही है, तो ये इंक्रीमेंटल है, ड्यू टू डिसीजन है, इसलिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो होगी, एडिशनल फिक्स ओवरहेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेलेवेंट। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इंक्रीमेंटल का नाम यूज कर दे, स्पेसिफाई, ये क्या लिखा है मैंने, स्पेसिफिक होना चाहिए था, स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, हाँ बस ये स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड लिखा था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, स्पेसिफिक सही है, स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्पेसिफिक टू दिस कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है ना, ठीक है, नाम लिख सकता है ना, अल्टरनेटिव नेम्स है भाई, कोई इनमें से आ जाए तो समझ जाना। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनको कहते हैं, ये एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये हमेशा क्या होंगी, रेलेवेंट, ठीक है। कोई मसला, हम जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं सर, वो तो हम फिक्स में करेंगे सर, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, नॉन प्रोडक्शन, लेकिन सर वो तो हमने तब भी करना था, वो तो हमारी रूटीन है कि हम, बेटा मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, जो तब भी करने थे वो तो इधर आ जाएंगे ना, जो नए होंगे वही इधर आएंगे, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स। अच्छा इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कंजूसी भी की थी लेकिन वो मुझे फ़ायदा ही लगा उसका, ठीक है, वो जब आएगा उस जगह पे सिखा दूंगा। बहुत सिंपल, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, भाई अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो डिसाइड करने लगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट आया है तो हमें उसके, अब जाहिर सी बात है हमने वैल्यूएट करना है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को करें या ना करें, तो हमने उसको बनाने के लिए बंदोबस्त तो करना है ना। हम सोचेंगे मटेरियल ये वाला चाहिए, इतना चाहिए, लेबर ये वाली चाहिए, इतनी चाहिए, ओवरहेड्स ये वाले लगने इतने लगने, और इसके लिए एक मशीन भी चाहिए। अब अगर आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई नॉन करंट एसेट रिक्वायर्ड है तो फिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई एक होगा ना, तीनों इकट्ठे थोड़ी आ जाएंगे, अगर आ जाए तो कंपेयर कर लेना, वैसे एक दो ही होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। दिमाग का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, वैसे दूसरा दिन है ना, थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा थकना शुरू हुआ है, कॉपी पेस्ट खत्म हो गया है ना, डिसीजन मेकिंग में अगले 40-45 दिन दिमाग इस्तेमाल करना है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के इस्तेमाल वाला हिस्सा शुरू हो चुका है। बहुत नापसंद है आपको, मुझे पता है दिमाग इस्तेमाल करना, आपने संभाल के इसको रखा हुआ है अपने पास, तो कोई नहीं, थोड़ा सा कर दें इस्तेमाल। अगर आपको नॉन करंट एसेट चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट पर, तो अगर तो आपने अपना एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ किया है तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट, एक्मोडेप्शन वगैरह है उसको हमेशा क्या कर देना है, इग्नोर। इस एग्जिस्टिंग एसेट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो सकती है, अब सवाल बताएगा लेकिन मैंने पॉसिबल चीज़ें बताई हैं आपको। ये हमारा एग्जिस्टिंग एसेट है ना, ये वेला पड़ा है, लेट से वेला पड़ा है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वेला पड़ा था तो हम उसको बेच सकते थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करेंगे तो फिर स्क्रैप वैल्यू, अच्छा ये दोनों एक जैसे ही हैं वैसे तकरीबन, लेकिन बहरहाल डिफरेंट अल्फाज से आता तो मैंने इसलिए बोल दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करें तो ये स्क्रैप वैल्यू फिर आपकी क्या हो जाएगी, 4 को। अब आप ये एग्जिस्टिंग एसेट इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करें तो एग्जिस्टिंग एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, वो कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं है। हाँ ये जो स्क्रैप वैल्यू आपको मिलनी थी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे इसको इस्तेमाल ना करते, भाई ऐसा कर देना, कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल ना करते तो ये कबाड़िए को बेच देना था आपने, अब कबाड़िए को नहीं बेचा, इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया तो ये आपने क्या कर दी, 4 को। अच्छा आपने कबाड़िए को नहीं बेचना था बल्कि आपने अपने इस एसेट को किराए पे दे रखा था, अब अगर आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वापस लेना पड़ेगा जिस बंदे को किराए पे दिया हुआ था। आपने एक अपनी मशीन जो है वो साथ वाली फैक्ट्री को किराए पे दी हुई है, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट आया जिसमें वही मशीन इस्तेमाल होनी है, तो आप अगर अपनी ही मशीन उनसे वापस मंगवा कर इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करोगे तो मशीन कितने की खरीदी थी हमारी बला से, वो तो संक कॉस्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन ये मशीन जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करोगे तो हम साया से वापस ले ली,
उससे किराया आएगा, तो आपने किराया क्या कर दिया, फोरगो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रही है, यानी एग्जिस्टिंग एसेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आती है कि अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल ना करते तो क्या फायदा देता, जो फायदा देना था उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फायदा फोरगो हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू आज 1 लाख रुपए है, किराए पे नहीं दिया हुआ, फारिग पड़ा हुआ है, यूज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन सवाल कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो जब इस्तेमाल होगा तो थोड़ी वीर एंड टीयर और होने की वजह से थोड़ा इस्तेमाल और हो जाएगा, तो यही लाख वाला हमारा 40,000 का रह जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसकी वैल्यू में कितना फॉल आया, तो ये जो 60,000 रुपए का फॉल इन मार्केट वैल्यू आपका क्या बन गया, कोई एक होगा। अच्छा, ये मल्टीपल होंगे तो फिर कॉस्ट है, रेवेन्यू है, उसका रूल अलग बता दिया है कि जब भी कभी डिसीजन मेकिंग में आपको दो रेवेन्यू सामने नजर आए, गो फॉर हायर। प्रूडेंस है, दो ऑप्शंस, दो अल्टरनेटिव्स हों और रेवेन्यू आ रहा हो तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, हायर, और दो ऑप्शंस हों कॉस्ट के तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, लोअर। तो ये जहां कहीं कंपैरिजन आ जाए तो ये आपका जनरल रूल आपके पास वैसे भी है। ठीक है, कोई अकाउंटिंग का रूल नहीं है। आप बाहर जाते हुए किसी ऐसे रोड से गुजरते बंदे को भी रोक के पूछ लो, भाई अगर आपको जो है वो एक चीज़ 10 रुपये में पड़ रही है और वही चीज़ 12 में पड़ रही है तो कौन सी वाली पसंद करोगे, सब कुछ सेम है, तो कहेगा यार मैं 10 में काम चलाऊंगा। और अगर आपको 15 आना है और 14 आना है तो कौन सा पसंद करेंगे, बाकी सब सेम हो तो वो कहेगा यार हायर रेवेन्यू, तो नॉर्मल है ये। ठीक है, अच्छा तो एसेट अगर आपने एग्जिस्टिंग यूज किया है तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट वगैरह उसकी इग्नोर कर देना, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने फोरगो कर दी। ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल भी उठा था जो शायद आपके होमवर्क वाले सवाल में भी था, वो ये था कि आपने मिसाल के तौर पे किराए पे दिया हुआ ये, और किराया इससे आ रहा है 60,000 रुपये, और आप इसी जैसा एक एसेट बाजार से, नया तो नहीं मतलब जाहिर है सेकंड हैंड कबाड़िए से उठाकर ले आएंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए ना, तो आप इसी जैसा एक एसेट आज मार्केट से खरीदने जाओ तो उससे आपको कितना, मैंने बताया किराया कितना आ रहा था, तो वही मार्केट से आपको 50,000 का मिल जाएगा। तो आप कहोगे यार ये किराए वाले को किराए पे ही रहने दो, इससे 60,000 आ रहा है, 50,000 बाहर से मंगवा के ये कॉन्ट्रैक्ट का काम चला लेते हैं। तो वो फिर क्या हुआ है, एक ये फॉरगो करना है और दूसरा नए की कॉस्ट है। अब दो कॉस्ट आ गई ना कंपैरिजन में, तो जो लोअर है वो सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन ये जब देखेंगे जब करना होगा, फिलहाल तो छोड़ें। ठीक है, 50 और 60 को नेट करें जी नहीं, फिलहाल मैंने जो कहा ये देखो यहाँ पे कोई लिखा हुआ 50। ठीक है, सिंपल एग्जिस्टिंग यूज करें तो कॉस्ट, बुक वैल्यू, इग्नोर करें, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो करनी है। ओके, मुझे पता था इसलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, आपने किराए पे कल करवाया था ना हमसे, कहा आपने एग्जिस्टिंग एसेट यूज नहीं करना, बल्कि ये जो एसेट आपको चाहिए ये आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, आप इसको किराए पे ले सकते हैं बाहर से। ठीक है, किराए पे लेने जाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, वेरी 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 सिंपल, ये तो सिंपलेस्ट है कि आपने 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने के लिए आपको एसेट चाहिए, आपने 6 महीने के लिए उसको किराए पे ले लिया। अब वो 6 महीने का किराया आपके लिए क्या बन गई, रेलेवेंट कॉस्ट, हायर कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, रेंटल एक्सपेंस क्या है, हायर चार्जेस, ये क्या है आपके लिए रेलेवेंट। ठीक है, और अगर आप कहते हैं नहीं 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 मैं किराए पे नहीं लूँगा बल्कि मैं इस एसेट को खरीद ही लेता हूँ, जो एसेट मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए मैं उसको नया खरीद लेता हूँ, तो अगर नया खरीदेंगे तो आई कैप दो तरह से इसके अंदर फिर आपको टेस्ट करता है, या तो आपको लाइफ दे देगा या मार्केट वैल्यू दो मौक़ों पे दे देगा, आज इतने का है और इतना वैल्यू लूज करेगा, यानी कि यूं कह लें यूजफुल लाइफ गिवन होगी या चेंज इन मार्केट वैल्यू गिवन होगी। अगर यूजफुल लाइफ गिवन हो नए एसेट की तो उसकी डेप्रीसिएशन आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन आपके लिए, अगर 6 महीने आपने ये एसेट यूज करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, 100 रुपये का एसेट है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो 100/10, 10 रुपये 1 साल की डेप्शन आती है, आपने 6 महीने इस्तेमाल करना है तो 6/12 करके 5 रुपये की डेप्शन आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, बस बाकी फिर जो मर्जी करना बाद में उसका। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है ये, अगर लाइफ दे दे, लेकिन किसकी, ओल्ड की नहीं, न्यू की बात कर रहा हूं। लेकिन ये मैंने आपसे अर्ज किया था, ये वैसे अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स में कोई सही बात नहीं है, बल्कि असल में तो यही है, लेकिन आई कैप चूंकि ये करता है इसलिए आपको पढ़ा दिया है कि सवाल में नए एसेट की लाइफ दे दे तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, और अगर चेंज इन मार्केट वैल्यू हो तो फॉल इन मार्केट वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है, आपको ये सब समझ आ गया, ये समझ आ गया ना। अच्छा, अब ये तीनों ऑप्शन जो सवाल में दे दे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई एक आपने ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे, वेरी सिंपल ना, लोअर है। आप कहोगे जी अगर मैं एग्जिस्टिंग को यूज करता हूं तो लेट्स से मैं 60,000 रुपए का रेंटल फोरगो करूंगा,
मैं किराए पर लेकर आता हूं तो मुझे 50,000 किराए में मिल जाता है, और मैं नया लेकर आता हूं तो डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब लेट से 30,000 बनती है, तो कहोगे यार यही कर लो, बाकी फिर इसको बाद में। एक बात कर रहा हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएं और कॉस्ट हो तो लोएस्ट, डिफरेंट ऑप्शंस आए और रेवेन्यू हो, इनकम हो तो हाईएस्ट से सिलेक्ट करना। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। हम मटेरियल पे जाएंगे बाद में, पहले ज़रा होमवर्क की बात कर ले। लेकिन ये ऐसे ही आपने रिवाइज करते रहना है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर ना कहना खबर ना हुई। ये ऐसे करके आप रोज रोज सवेरे सवेरे उठ के एक खुराक, ठीक है। 6 ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का वेरिएबल ऑलवेज रेलेवेंट, फिक्स्ड ओनली रेलेवेंट इफ इंक्रीमेंटल, अगर आपने एक जुमले में बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स अगर एग्जिस्टिंग है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू को इग्नोर करो, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 को की है तो वो रेलेवेंट कॉस्ट, अगर किराए पे लिया है तो उसका किराया रेलेवेंट कॉस्ट, अगर नया खरीदा है तो लाइफ गिवन है तो डेप्शन रेलेवेंट कॉस्ट, और अगर मार्केट वैल्यू का चेंज गिवन है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू उसकी रेलेवेंट कॉस्ट। को मसला ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी याद होते चले जाएंगे, ठीक है। मटीरियल पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा उधार चुका लें। कौन कौन से सवाल थे होमवर्क में? 13 था, पहले 13 ही कर लो क्योंकि इसका फॉर्मेट बना हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्वायरमेंट है टोटल रेलेवेंट ओवरहेड कॉस्ट निकालो। तो रेलेवेंट ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड सारे ओवरहेड्स वेरिएबल भी होंगे और फिक्स्ड भी। अब रूल जहन के अंदर होना चाहिए, ना जहन में आए तो ये ओपन कर लो, वेरिएबल ऑलवेज रेलेवेंट और फिक्स्ड ओनली इफ इंक्रीमेंटल तो रेलेवेंट, रेलेवेंट ओनली इफ इंक्रीमेंटल। अ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर 3600 लेबर वाले घंटे टू कंप्लीट विद इन 1 साल। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें रिसीव हुआ है, पूरे साल में इस पर हमारे 3600 घंटे लगने हैं। अब ये नहीं हिसाब लगाने बैठ जाना एक दिन में कितने हैं और एक, तो ठीक है पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कह रहा है, ये सवाल नहीं मिल रहा, अल्लाह की मर्जी। नोट्स में पेज नंबर 5 है, जल्दी करें ना, न्यू चीज़ शुरू होगी तो फिर डेड स्लो होना है, जल्दी करें इसको, जल्दी जल्दी कर लें जो हुआ है जी। आ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर 3600 घंटे टू कंप्लीट विद इन 1 साल। कंपनी हैज़ वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 8 पर आवर एंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाले, क्योंकि अगर आप इसको कर भी देंगे 3600 से मल्टीप्लाई 4 को तो ये क्या निकलेगा, नहीं क्या निकलेगा, हाँ बोलो खुश है, गलत बोलो तो यार, गलत बोलोगे तो यहाँ फेल हो जाओगे, सही बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा पर्चे में, फिर ये कॉन्फिडेंस कैरी करोगे। भाई ने कहा है अगर इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा एब्जॉर्ब्ड एफओएच। एब्जॉर्ब्ड एफओएच क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्ड तो यही है, एग्जिस्टिंग है, इररिलेवेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको इग्नोर करो और इसको पकड़ लो, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स, इस पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो साल के अंदर 3600 घंटे हैं और हर घंटे का वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है? 1800 नहीं 8 रुपये ओनली जी। ठहर जाओ, मैनू हूँ जरा सुर्खी पाउडर से ला दो, इनू सवाल बन गया ना, अब सोल्यूशन बन रहा है। इंटू ₹8 पर लेबर आवर जी, 800, ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स आपने एब्जॉर्ब्ड वाले क्या कर दिए, इग्नोर, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड एफओएच क्या हैं ये लिखना भी होता है, ठीक है। इसकी वजह बताऊंगा, फिलहाल आगे देखें तो A junior accountant has considered that total overhead absorbed in this project will be, अच्छा वैसे बाय द वे चेक करो जरा 3600 इंटू 4 करके, यानी कि उसने टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा दिए ना, यानी उसने गालिबन पता है क्या किया है, 8 जमा 4 12, 12 इंटू 3600 करो 43,200 आता है, उसने अपनी तरफ से ये निकाल के दिया। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये 43,200 लेना गलत है, इसमें से इसमें 4 इंटू 3600 गलत है, इसका 8 इंटू 3600 सही है, वेरिएबल वो हमने ले लिया। बाकी के जो बचे हैं वो क्या हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड है, एग्जिस्टिंग वाले वो इररिलेवेंट। आगे कहता है एंड इन एडिशन टू इट एक्स्ट्रा साथ वाला कमरा चाहिए होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्स्ट्रा वेयर हाउस विल बी नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट एट अ रेंटल कॉस्ट ऑफ, नस गया 1800, मच्छर था, 1800 पर मंथ, ठीक है। तो ये क्या है, एडिशनल है, ठीक है। तो आपने यहां पर
1800 रुपये है, ये फिक्स में लिखते हैं फिक्स्ड एफओएच है, फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड। जी बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड ही है ना, नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ। दिखाऊं जाके वो, अगर 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 आपकी कोई कॉस्ट पर मंथ है, रेंटल पर मंथ है, पर एनम है, पर क्वार्टर है, तो वो फिक्स्ड होती है। याद है, भूलना नहीं, वैसे सीवीबी आ रहा है, नहीं भूलने देगा इंशाल्लाह। तो 1800 पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है जी। 21,000 टोटल 50,000। अब अगली बात सुनो, ये इसलिए मैं दोनों के लिए, हालांकि सवाल तो हो गया, लेकिन ना आप आई कैप के सवाल भी देखोगे ना, तो उनमें भी अक्सर ऐसा करता है कि वो कहता है जो चीज़ इंक्लूड की या एक्सक्लूड की वजह लिखो। इन सवालों में एक वजह ये, एक मसला ये आता है, इंक्लूड किसे किया हमने, वेरिएबल को, क्योंकि वो हमेशा रेलिवेंट होते हैं। अब रूल पढ़ाया वही लिखना है। और फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ कौन से लिए हैं, इंक्रीमेंटल वाले, तो ये लिखना है। जो इग्नोर किए हैं वो छोड़ना है। अब ये ऐसे है कि कभी कभी तो वो ये कहता है कि इंक्लूजन या एक्सक्लूजन दोनों बताओ, कभी वो सिर्फ कह देता है जो नहीं लिए वो बताओ। लेकिन हम सीखेंगे दोनों को ही। मैं सवाल दिखाता हूं, ऐसे ना समझे, इजी ना ले इस बात को। ये एक क्वेश्चन नंबर 20, आपने नहीं पढ़ना, वहां से इधर देखें। टीची लिमिटेड, कंप्यूट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर, गिव ब्रीफ रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। पास पेपर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, और कहता है ब्रीफ रीजन बताओ जिसको इंक्लूड किया या जिसको एक्सक्लूड किया। नेक्स्ट, अगला पास पेपर का सवाल, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कैलकुलेट यूनिट प्राइस दैट टीएल कुड बिड फॉर स्पेशल। इसमें नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन बैंक का सवाल, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। कैलकुलेट मिनिमम प्राइस दैट कंपनी शुड बी प्रिपेयर टू एक्सपेक्ट फॉर 500 यूनिट्स। ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली बट क्लियरली हाउ ईच फिगर इन मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। चलो ये तो होगी ना वर्किंग। आगे देखें, कहीं और भी लिखा होना। ये स्टेट वेदर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, इसमें नहीं है। वैसे जनरल रूल बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा देख लें यहाँ से। चले छोड़ें, 2-3 में नजर, 1-2 में नजर आया। लेकिन ये तो है ना, जब उसने बोला इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों लिखो। लेकिन अगली बात जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, जिसको आपने नहीं लेना ना रेलेवेंट कॉस्ट में, वो आपने बताना, ये ज़रूरी है। ये रिक्वायर नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक आपने कॉस्ट कैलकुलेशन में शो कर दी, ये आपने बता दिया कि मैंने इसको लिया है, रेलेवेंट कॉस्ट है इसलिए ले लिया है। जिसको इग्नोर किया उसके बारे में बता दो कि इसको क्यों छोड़ा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लिखना लाजमी है। लेकिन हम प्रैक्टिस करते हुए इन 24 सवालों में जो लेंगे उसकी वजह भी लिखा करेंगे, जो छोड़ेंगे उसकी वजह भी, ताकि सवालों के लिए तैयार हो जाए। अब कहीं सवाल में वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों बोल देगा तो हमें दोनों लिखने आते होंगे, और अगर नहीं बोलेगा तो जिसको इग्नोर करना है, जिसको रेलेवेंट कॉस्ट नहीं कहना, इररेलेवेंट कहना है, उसके पीछे रीजन होगा ना, वो रीजन हमने लिखनी है सवाल के अंदर, छोटा सा नोट डाल के लिखना होगा हमें। ठीक है, तो ये तरतीब पे पहले दिन से ही चलेंगे। तो इसका मतलब अभी सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं यहां पे नोट डालूंगा। नोट 1 जी, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज वेरिएबल ओवरहेड्स आर, कोई नई चीज नहीं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, वो जो लिखा है ना वही यूज करेंगे। आर ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, और यहां पे आप लिखोगे ओनली इंक्रीमेंटल या एडिशनल, जो भी लिख दो, इंक्रीमेंटल या एडिशनल, जो आपका दिल करे। एडिशनल आसान लगे तो ये लिख दो, ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रेलेवेंट। अगली भी लिख दो, अच्छा है। एग्जिस्टिंग, आप ये लिख सकते हो। अगर ये ना लिखना चाहो तो जो वहाँ पर लिखा हुआ है लफ्ज़ एब्जॉर्ब, मतलब वही है, एग्जिस्टिंग या एब्जॉर्ब्ड एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट। सो
इग्नोर्ड। तो ये मैं ज़रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, इसलिए सारी तफसील लिखी। ठीक है जी, समझ में आती है बात? चलो जी, अब ये तरतीब थोड़ी सी बनना शुरू हो गई है। आपको पता ज़रूर होता है, जब तक वो खुद कहे ना तो इंक्लूड करने वाले को नहीं बताना। यानी अगर वो, ये इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था, इस सवाल में सिर्फ ये लिखना था, लेकिन आपने ये ज़रूर लिखना था, एग्जिस्टिंग या एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफर्ट्स आर इररेलेवेंट देयरफॉर इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन। आपने एग्जिस्टिंग या एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स को इग्नोर किया है ना, बताओ क्यों किया है? क्योंकि जी उन्हें, आपने कहना है जी ये भाई नहीं बताना, यही है बस कि ये क्या है, इररेलेवेंट है, देयरफॉर हमने इग्नोर किया। ये तो जरूरी है लिखना। ऊपर वाले तब लिखेंगे जब वो कहे, जो चीज़ ली वो क्यों ली बताओ, जो चीज़ छोड़ी वो क्यों छोड़ी बताओ। लेकिन अभी तैयारी करते हुए इन 24 सवालों में मैं हर सवाल में ये दोनों काम करता चला जाऊंगा, ताकि आप पास पेपर के सवालों के लिए फिर तैयार हो जाए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? ले, ये भी ना लिए तो फिर क्या करें? सीएमए भी नाल ही कॉपी होगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। बस मैंने लाइनें शाइनी बचाई हैं, वैसे टाइम मेरा उतना ही लग गया। देखते हैं कोई इनमें से यूज़ हो गया तो। पढ़ें जी। 14, असगर एब्जॉर्ब्स overheads on a machine are rate currently 20 per machine hour, of which 7 is variable and 13 is fixed। अब ये करंटली एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसको अगर आप मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, ये कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट इन कमिंग ईयर फॉर विच 2000 मशीन आवर्स विल बी नीडेड। तो ये 13 जब आप इन 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेंगे? तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं होते, ये तो एग्जिस्टिंग है, इसको इग्नोर कर दें। बाकी क्या रह गया आपका? 7। इस 7 के वेरिएबल ओवरहेड को आपने ले लेना। तो फटाफट आए हम, और यहाँ पे हमने लिखा कितने आवर्स। ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर पढ़ लो सर, पूरा पढ़ लो। द कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन अगला साल फॉर विच 2000 मशीन आवर्स विल बी नीडेड। अब रेट क्या है? 20 रुपये पर मशीन आवर, जिसमें से 7 रुपये वेरिएबल है पर मशीन आवर। तो अब अगर मैंने ये मशीन आवर वाला रेट वेरिएबल के लिए यूज करना है तो कितने आवर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके कितने आवर्स हैं? 2000 आवर्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। तो 2000 × 7 करेंगे। अच्छा, ये भी कर सकता है वो, ये कह दे कि 7 रुपये पिछले साल था, इस साल बढ़ गया है। महंगाई सस्ताई भी करेगा, लेकिन फिलहाल सीख लो जरा। ठीक है, एवरीथिंग विल कम विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर्स के साथ। तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं जी? 2000 आवर्स, 2000 मशीन आवर्स इंटू ₹7 पर मशीन आवर। मैं 7 लिखूं या काम चलेगा? 2000 मशीन आवर्स इंटू ₹7 पर मशीन आवर करने की जरूरत है? बड़े हो गए हो, बेसिक्स में करते थे ये काम। जी बताएं जी। 14000। अब ये अगली बात, नोट 1 इसके साथ ना, फिर वो नोट रेफर करेंगे ना। नोट 1, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज एलिमेंट कॉस्ट। ठीक है, लिख दिया हमने, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें। आगे कहता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन, कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने नीचे रख दिया अंडरटेकन, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय। अब ये 3200 क्या है? अब मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स में लिखूंगा 3200, और उसके साथ मैं नोट नंबर 2 डालूंगा। ये इस तरह से चलेगा काम। ये नोट 1 यूं, और ये नोट 2। ठीक है, नोट 2 में 3200 क्यों लिया? 3200 यही वाली लाइन, ओनली इंक्रीमेंटल एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रेलेवेंट। ठीक है, और एग्जिस्टिंग और एब्जॉर्ब को हमने क्या करना है? इररेलेवेंट कह के इग्नोर करना है। अब जुमला देखो सेम नहीं हो गया? कॉस्ट बताओ। सिर्फ इसलिए ये काम करके दिखाया कि आपको ज़रा याद हो जाए। अब दोनों के अंदर, दोनों सवालों में आपने देख लिया, तरतीब तो सेम ही थी। डन जी। जैसे ये बोर्ड पे करना चाहिए था, लेकिन चलो, बोर्ड पे तो पास पेपर आ ही रहे हैं फिर होने के लिए। तब तक के लिए यही हमारा बोर्ड है, ये भी तो बोर्ड है।
होर की दरी बिछाई हुई है। अच्छा जी, अब वो दूसरा, अच्छा ये अब ओवरहेड्स हो गया जी। ये देखो ना, अब रिवीजन किस तरह से, अब कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब थोड़ी सी फिगर्स भी सामने आ गई। अब यही सवाल के अंदर सबसे आसान एडजस्टमेंट होती है ये पूरे सवाल में। फिक्स वेरिएबल याद होते हैं आपको आसानी से, तो पूरे सवाल के अंदर 1 से 2 नंबर इसके भी होंगे, फिक्स ओवरहेड्स भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। बोता तंग किया उसने तो क्या करेगा, टोटल देकर हाई लो करा के वेरिएबल फिक्स अलग करा लेगा। हमें अलग तो यहाँ पे भी चाहिए होंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स को हमने नहीं लेना, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमने नहीं लेना, सिर्फ इंक्रीमेंटल लेने हैं, वेरिएबल तो लेने ही होते हैं। फिर चेंज करा सकता है, महंगाई सस्ताई करा सकता है, सब चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह, बट स्टेप बाय स्टेप। आज आप पहली दूसरी सीढ़ी पे हैं, अभी आपने 20 मंजिलें चढ़ना है जी। तो ये जनाब आपका रिवाइज हो गया, कोई मसला। अब इसकी तरफ आते हैं, ये जो हमने कड़ा जो है वो कल देखा था, वैसे सवालों के अंदर अप्लाई भी हो गया था। एग्जिस्टिंग है तो दोबारा ये बार बार करने वाली, एग्जिस्टिंग है तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ किया है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी कंडप्शन, उसकी क्या चीज़ थी, बुक वैल्यू वगैरह इग्नोर करो, सवाल में गिवन हो तो इग्नोर करो। रेलेवेंट क्या होगा, अगर हमने कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो की, उसका कोई रेंटल आना था नहीं आएगा, या उसने कोई स्क्रैप के तौर पर बिकना था अब नहीं बिक सकेगा, या उसकी वैल्यू में फॉल आ जाए मार्केट वैल्यू, तो ये फोरगो जो करेंगे ये हमारे लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। और अगर किराए पे लेंगे तो किराया इज रेलेवेंट। अच्छा, फिर आगे ना चीज़ें बढ़ेंगी सवाल में जाके, जैसे मिसाल के तौर पे वो ये कहेगा कि मुझे 2 महीने के लिए एसेट चाहिए, मैं देगा किराए पे, तो वहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि जी 6 महीने से कम किराए पे नहीं देता। अब क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट पे तो चाहिए, तो ले आएंगे 6 महीने का किराया हमारा इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, हालांकि 2 महीने यूज़ होना है, लेकिन बाकी किराया इसी वजह से पड़ गया ना। लेकिन फिर अगली बात क्या है, अगर 2 महीने यूज़ करने के बाद अगले 4 महीने आप आगे किसी को किराए पे दे दो, तो वो जो इनकम आनी है वो फिर आप इसके लिए माइनस। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देखते चले जाएंगे, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। दिमाग इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, आप इंजॉय करेंगे। जो आपका दिमाग कह रहा होगा, रट्टे शट्टे तो नहीं लगाने ना डिसीजन मेकिंग के अंदर, सुकून से आपका दिमाग जिस तरफ चलेगा वो बिल्कुल सही कह रहा होगा आपको। तो एक बिजनेसमैन ऐसे ही आप में से उठकर बना होगा, फिर ऐसे ही 2 बने होंगे, फिर 4, फिर दुनिया के अंदर बिजनेस पैदा हुआ, फिर उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पैदा हुई। तो ऐसी मेरे आप जैसे बंदों ने ही बनाई हुई है, ठीक है। यू विल एंजॉय। चलें आगे, नहीं एक रह गया, अगर किराए पे लें तो रेंटल इज रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और अगर नया खरीद लें तो अब आई कैप के सवाल पे है, दुनिया कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ये है, अगर नया खरीदें तो फॉल इन मार्केट वैल्यू इज रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन अगर आई कैप की दुनिया भी साथ में चलानी है तो अगर नया एसेट हो और लाइफ वगैरह दे दे तो डेप्रीसिएशन आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। ओके, सवाल नंबर केड़ा सी, लंबर केड़ा सी, लंबर 23, 23 और 24 ऐसे ही है, 20 दोनों ही होमवर्क में थे। मैंने अभी करवाना है वो, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि रहने देना, ये ना हो ऐसे ही चारों टायर होते हुए हों। हालांकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला मसला नहीं था, उसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, मैथमेटिक्स, ठीक है, वो थोड़ा सा मसला था। चल, अ कंपनी इज कंसिडरिंग बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। अच्छा, ये काफ़ी दिन हो गए वो बोर्ड सुना है ना, इधर ही चलने दें। अच्छा है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट दैट विल टेक 1 year टू कंप्लीट। सोच रहे हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोट करें, अपनी प्राइस बिड करें, ठीक है, 1 साल में वो कंप्लीट होना है। एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, बाकी सारा कुछ उन्होंने कर लिया है। एंड अ स्पेशलाइज्ड मशीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल ऑफ, अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा साल चलना है, लेकिन वो मशीन जो स्पेशलाइज्ड मशीन है वो सिर्फ कितने महीने के लिए चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? ओ बिल्कुल है यार, हो सकता है कटिंग हमने करनी हो स्पेसिफिक साइज़ की, वो कटिंग शुरू में हो जाती हो, 4 महीने बाद फिर सिर्फ हमने बाकी उसकी असेंबलिंग वगैरह ही करनी हो, तो हमें वो कटिंग मशीन सिर्फ 4 महीने के लिए चाहिए हो। बिल्कुल ऐन मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हमें कितने महीने के लिए मशीन चाहिए। अच्छा, अब ये न्यू एसेट, ठीक है, न्यू एसेट एसेट यूज़ होने की तरफ जा रहा है। अब आगे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये स्पेशलाइज्ड मशीन हमारे अपने पास पड़ी होगी,
उसमें फिर हम देखेंगे कहीं किराए पर है तो वहाँ से फारिग करके इधर यूज़ करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो हो गई रेंटल। और अगर हम किराए पर लेंगे तो 4 महीने का किराया है, और अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर फॉल इन मार्केट वैल्यू, जो आइडियल सिनेरियो है। अब पढ़ते हैं हुआ क्या। द मशीन कैन बी हायर्ड फ्रॉम अ रेप्यूटेबल सप्लायर हु वुड गारंटी इट्स अवेलेबिलिटी व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर 45,000। लो जी, वो कहता है एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ही काबिल एतमाद एक सप्लायर मौजूद है जो जिसकी बड़ी ज़बरदस्त रिप्यूट है, नाम है उसका, कि जो वादा करता है उसको पूरा करता है। तो उसने कहा है जी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वैन रिक्वायर्ड, तो क्या 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 करोगे। अब ये पर मंथ किराया कितना है, पर मंथ किराया, तो मैं कहता हूँ जी रेंटल कॉस्ट कितनी जी, 45,000 इंटू कितने महीने के लिए चाहिए, 45,000 में लिखूँ यूँ, ये कह रहे हो। नहीं बेटा 45, अच्छा आपको लग रहा था, तो मैं क्या करूँ, 45,000 इंटू 4 मंथ्स, 1 लाख, ये 1,80,000 रुपये की कॉस्ट मुझे पड़ेगी अगर मैं ये इससे किराए पे लूँ। अब मैंने आगे सवाल नहीं ना पढ़ा, अब यहाँ तक अगर सवाल ख़त्म हो जाता तो वेरी सिंपल, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी एक ही कॉस्ट है, तो यहाँ सवाल ख़त्म हो जाता, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, 1,80,000, ये तो 80,000 नहीं, तो 80,000 आगे कहता है अल्टरनेटिवली, लो जी एक ऑप्शन आ गया, अल्टरनेटिवली इट कुड बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1250। अब खरीद लो, इफ वी परचेज इट कुड बी सोल्ड इन 1 ईयर टाइम फॉर, लो जी, तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। अब ये ऑप्शन क्या था, इसको मैं ए कह लेता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी क्या है, आप खरीद लें, अगर खरीद लेंगे तो फॉल इन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट है, 15 लाख, अच्छा सॉरी, और 10 लाख, ऐसे ही है, मैं 1000 में लिख दूं, 12,50,000 में से माइनस कर दो 1,000, यानी कि 2,50,000 रुपये वैल्यू लूज़ कर जाएगा। अब यहाँ तक सवाल ख़त्म, हर स्टेप पे रोक रहा हूँ आपको, यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाए तो बताओ क्या बेहतर है। मेरे ख्याल में तो किराए पे ले लेना बेहतर है, क्योंकि आप अगर ख़रीदेंगे तो उसकी वैल्यू, डब्बा बंद होगा ना, खुलेगा तो कुछ कीमत उसी वक्त गिर जानी, सॉरी जी। अगर आप उसको ख़रीदें तो फॉल इन मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको समझो ये पड़ रहा है, तो इन दोनों से कौन सा बेटर है अभी लग रहा, तो आप लोअर कॉस्ट्स अगर हों तो क्या करना है, लोअर। अच्छा सवाल मुक्का है, नहीं मुक्का, हले भी नहीं मुक्का। इफ द मशीन वर परचेज्ड, अच्छा इसी में कोई गड़बड़ है, इट कुड बी पुट टू हायर टू अदर कंपनीज फॉर 25,000 पर मंथ एंड इट इज बिलीव दैट इट वुड बी हायर्ड आउट फॉर टोटल, 1 मिनट जी रुको, अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये मैं यूं कर देता हूँ, ज़रा ऐसी ज़रा तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। पहले के ऊपर क्या लिखोगे, ये क्या है जी, रेंटल ऑप्शन, ऐसे ही है। इतनी अंग्रेजियां पर्चे में नहीं लिखेंगे, तो शुरू है ना बेटा, अभी तो एक लफ्ज़ भी सिखाने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन ये 3-4 दिन है ज़िंदगी के मुश्किल वाले, फिर उसके बाद मैं करूँगा वेव स्किल, फिर आपके मसले, ऐसा ही है ना। तो ये जनाब रेंटल ऑप्शन है, ठीक है। रेंटल ऑप्शन में 1,80,000 की कॉस्ट बन गई है, ओके। अच्छा उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, परचेज़ लें जी, परचेज़ लें। अच्छा परचेज़ ऑप्शन जो है, इसमें ना उसने फॉल इन मार्केट वैल्यू क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर ये होगी, मेरे जहन में ये चल रही थी, अगर अगली बात ना करता तो फिर मजबूरी थी, मुझे ये पूरा 2.5 लाख फॉल इन मार्केट वैल्यू कॉस्ट पड़ गई थी, क्योंकि ये तो पूरे साल के लिए शायद फिर हमने जो है वो रखना है ना, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर परचेज करेंगे, इधर देखो, इफ इट वर परचेज इट कुड बी सोल्ड इन 1 ईयर्स टाइम फॉर 1,000, यानी पूरे साल बाद 2.5 लाख वैल्यू लूज हो जाएगी। लेकिन हमें ये चाहिए कितने अरसे के लिए था, ये एसेट हमें चाहिए था
अब इसका मतलब बाकी के 8 महीने ये वेला पड़ा रहेगा हमारे पास, पड़ा रहेगा। हर सवाल को अपने हिसाब से देखते जाएं, सुकून से सोचें, पढ़ें, करें, आप सही करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको होमवर्क दिया था, होपफुली आपने सही कर लिया होगा। अब कैलकुलेशन का तरीका कुछ भी होगा यार, आंसर सही है ना तो मतलब आप सही पहुंचे थे। वो कैलकुलेशन का तरीका एक जैसा कर लेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 महीने हमने यूज़ करना है, 8 महीने वेला रहना है, तो ये 8 महीने अगर तो किराए वाला ऑप्शन ना हो तो मजबूरी थी, सारा 2.5 लाख हमें कॉस्ट पड़ जाती। लेकिन उसने कहा है भाईजान मेहरबान कदरदान, अगर हम परचेज करते हैं मशीन तो इट कुड बी पुट टू हायर, किराए पे दे सकते हैं, टू अदर कंपनीज फॉर 25,000 पर मंथ। अब यहाँ पे भी चुप कर जाता, मैं हर बार कह रहा हूँ चुप कर जाता। तो क्या कहते, ठीक है 8 महीने इंटू 25,000, लेकिन उसने आगे क्या बोला, हाँ लेकिन सिर्फ 6 महीने तकरीबन टोटल 8 में से किराए पे। अब फॉरेन मार्केट वैल्यू तो 2.5 लाख था, लेकिन जब आपने इसको ख़रीदना है ना तो आपको रेंटल इनकम भी आनी है, रेंटल इनकम फ्रॉम हायर टू अदर्स, ठीक है जी। अब ज़्यादा लंबी कहानी हो गई, तो ये कितना है जी, 25,000 इंटू 6 कितना बनता है, ये मैंने में लिखा है, समझ आ रही है, ज़रा जगह तंग है, पूरा लिखूँ या चलेगा, कितना 1,50,000 आपको किराया भी आ जाएगा। तो आपको नेट में क्या कॉस्ट पड़ेगी परचेज। अब कौन सा बेहतर ऑप्शन है, अब परचेज ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। तो फिर आप यहां पर ले लो लोअर, कितना है जी, लोअर ऑफ ए और बी, ऐसे लिख दूं ना मैं, लोअर ऑफ ए और बी। ये बात समझ आती है, पर्चे में इतनी तफसीलें नहीं, आज है सिर्फ, आज है तफसीलें, कितना जी, तो 100,000। ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। ये देखो रेलेवेंट कॉस्ट मेरी आ गई स्पेशलाइज्ड मशीन की, लोअर ऑफ ए और बी। गॉट इट, समझ आई है कि कोई ना, आसान है मुश्किल है ये काम, सुकून से करें, आसान ही है, परेशान नहीं होना बस आपने, ठीक है। और उसने कहा क्या था जी, क्या कर दो, यही कहा था व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन फॉर दिस 1 ईयर। अच्छा अब ये ना यूं समझ लो मैंने वर्किंग की है, ये मेरा क्या है, ये मेरी वर्किंग है, वर्किंग 1। वैसे तो सवाल पूरा चल रहा होगा ना, तो उसके अंदर यूं काम चल रहा होगा, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आ रही होंगी, मैं ज़रा वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कि जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। तो ये ना वर्किंग नंबर 1 आ जाएगा, और इसके अंदर आपने ये फिगर यहाँ पर लिख देनी है। लेकिन फ़िलहाल सवाल की रिक्वायरमेंट जो है वो बस इतनी सी थी, ये ऐसे, ठीक है ना, बात समझ आई है। ये पूरे सवाल में तो इस तरह से फिट होगा, लेकिन अभी मेरे सवाल की सिर्फ रिक्वायरमेंट ही क्या थी, बताओ क्या रेलेवेंट कॉस्ट हो इस स्पेशलाइज्ड मशीन की जो कि हमने यूज़ करनी है। तो इसलिए मैं अब इसको सवाल कह रहा हूँ। ये बात समझ आइए कि तरतीब क्या होती है असल में, पूरे सवाल में एक एडजस्टमेंट ऐसे घुसी होगी, तो आपने ये वर्किंग अलग से करके, आप तो वैल्यूएट उसी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं ना, तो उस वैल्यूएशन के अंदर फिर इसको रेलेवेंट कॉस्ट कर देंगे, जैसे ये मैंने फॉर्मेट बनाया था, कितने गया फॉर्मेट, ये तो आप वैल्यूएशन कर रहे हैं अगर इसकी, या आप कोई भी कर रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में, आपका अगर ये सवाल में एडजस्टमेंट इस तरह से एक एडजस्टमेंट आई होगी, क्या लेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपए, और इसकी डिटेल 1 लाख की कहाँ पड़ी होगी, ये वर्किंग में जो मैंने आपको करना सिखाई है। ओके, तो वर्किंग के नीचे ही हमने नोट वोट डालने हैं, नोट डालना है कि क्या चीज़ ली क्या चीज़ इग्नोरी। ओके, तो मैं सवाल पूरा कर लूँ भाई, पार्ट 2 शुरू करते हैं फिर, कितने गया। तो ये अब मैं ऊपर वाली सारी कहानी उड़ा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा था नहीं। ओके, ये असल में पूरा सवाल नहीं था, सिर्फ इसमें रिक्वायरमेंट ही क्या थी, लेकिन पूरे सवाल में फिट करना तो हमने सीख लिया ना। यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा था असल में, यहाँ पे मैं निकाल रहा था रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, ठीक है। तो यही मेरा सवाल बन गया, ये ओके, डन हो गया। इसको अगर एक और लाइन मारनी हो तो यूँ मार भी सकते हैं आप, ये मारा, क्या मतलब, इनको क्या तकलीफ आज हो रही है, ये आपके साथ मिल गया है।
लिख के देखूं, लिख भी सही नहीं रहा। अच्छा, बैटरी ज़्यादा चार्ज हो गई आज इसकी। हैं ज़्यादा भी नहीं ना शौक़ा होना चाहिए, जैसे आप लोग कभी कभी हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंट ज़रूर हो, मैं आपको कहता हूँ कॉन्फिडेंट हो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, कभी मारे जाओगे बेमौत। हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल ही वो है सर। अच्छा भाईजान, मुझे नज़र भी आ रहा है, चुप कर जा, चपेड़ा ना खा ली मेरे को, मोहब्बत वाली। अच्छा जी भाई, मैं डर गया हूँ, लड़का लड़के ले आए बाहर हैं, एंड पे कहना ही था मोहब्बत वाली। वैसे ये भी ना सोचना मैं लड़ लुड़ भी लेता हूँ। वो कह रहे हैं हम हैं ना, मैं लड़ाने बुलाता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे, शर्म करो कुछ। अच्छा जी चलें आगे। अच्छा नहीं, यहाँ पे नोट तो डाल दें, नोट डालें जी, डालें कोई नोट। क्या चीज़ आपने इग्नोर की, बल्कि आप यूँ लिख सकते हैं, देखें ना, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, यहाँ से आपने रेलेवेंट कॉस्ट लोअर पकड़ी है, बस ठीक है, ये काफ़ी है, इतना नोट काफ़ी है, ठीक है। इसमें आपने कुछ इग्नोर नहीं ना किया, या आप यूँ कह, यहाँ पे आपने क्या बता दिया, रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, लोअर ऑफ ए और बी। ए में रेंटल लिखा हुआ था और यहाँ पर ये, तो सब कुछ आ रहा है, कुछ इग्नोर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप बस इसको ऐसे ही ले लें, आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट 24 है, वो तो शायद कल हो भी गया था। हाँ जी करवा रहा हूँ भाई, मटेरियल कोई नहीं होना, पार्ट 2 शुरू कर लें।